हर नौकरी पेशा आदमी को ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से फायदे क्या होते हैं। एक चीज ये क्लियर कर लीजिएगा कि रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं है कि हमें टैक्स भी भरना है। रिटर्न भरने से बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए हर आदमी को अपना आईटीआर भरना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे पूरी एक सीरीज दे रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि फायदे क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और उसके बाद हम एक्चुअल में रिटर्न फाइल करना देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट सीरीज दे रहा हूँ, आप कंप्लीट सीरीज देख के स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेके एंड तक का काम खुद से ही कर सकते हैं। और अगर काम खुद से ना करना आता हो तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ आप देख रहे हैं ये टाइमर चल रहा है, 9 दिन लिखा हुआ है। तो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट है। आज तारीख हो गई है 22, तो 22 से 31 तक 9 दिन का टाइम बचा है। इस 9 दिन के अंदर में ही आपको आईटीआर अपनी भरनी है। अब हम जानते हैं कि इसके क्या फायदे आपको नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक आर्टिकल लिखा है, तो खुद से बनाने की जगह मैं आपको इसी आर्टिकल में से दिखा रहा हूँ। जो चीज़ें लिखी हैं मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा, आप समझिएगा। सबसे जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए सबसे ज़्यादा आईटीआर भरी जाती है वो होती है लोन की रिक्वायरमेंट। अभी लोन की रिक्वायरमेंट क्या कहती है? लोन की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर में आपका कोई वाइट इनकम नहीं है, मतलब सब चीज़ आपके पास कैश में आता है, तो आप कैसे साबित करोगे कि आपकी साल भर की कितनी इनकम है? तो उसको साबित करने के लिए आपसे बैंक स्टेटमेंट तो देखी ही जाती है लोन के टाइम पे, लेकिन आपसे आईटीआर मांगी जाती है। और आईटीआर सिर्फ 1 साल की नहीं, आमतौर पे आईटीआर जो है वो पिछले 3 सालों की मांगी जाती है। तो पहले ऐसा होता था कि पहले क्या होता था, पहले लोग पुरानी आईटीआर भर देते थे, लेकिन आज के टाइम पे एक लिमिटेशन लग गई है जिसके अंदर पुरानी आईटीआर भरने पे आपको फाइन भी देना पड़ता है और एक समय के बाद में पुरानी आईटीआर भरना असंभव हो जाता है। तो अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं जो आमतौर पे 15,000 से 30,000 की सैलरी वाले हैं, तो आपको भविष्य में चल के चाहे हाउस लोन की रिक्वायरमेंट हो, कार लोन की रिक्वायरमेंट हो, पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो, सभी जगह पे आपकी आईटीआर मांगी जाती है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आईटीआर में आपको लाखों रुपए की सैलरी दिखानी है। अगर आपकी 15,000 रुपए की भी तनख्वाह है, 15,000 की भी सैलरी है, तो आपको इसके हिसाब से भी अपनी आईटीआर भरनी चाहिए। ये आईटीआर भरने से आपका रिकॉर्ड सही रहता है कि भाई हमने अपनी सैलरी, हमने अपना बैंक इंटरेस्ट इतना डाला था, एक्चुअल में आपकी जो फिगर है वो आपको डालनी होती है। और वहीं पे अगर आपका बिजनेस है जिसमें आपकी कैश के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है तो भी आपको आईटीआर भरनी है, क्योंकि उसके अंदर बिजनेस के तौर पे आप दिखा रहे हैं और ये आईटीआर जो आप भर रहे हैं इसी से आपको आगे चल के बिजनेस लोन लेने में आसानी होगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैं आपको ये इतना जोर दे के कह रहा हूँ। और आपको ज़रूर से अपना ज़रूर भरना चाहिए आईटीआर, तभी आपको लोन के लिए आगे काम आएगा। अब 3 साल बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप 3 साल पहले की रिटर्न थोड़े भर सकते हो, लेकिन अभी रिटर्न भर दो ताकि आगे अगर आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी काम आएगा। आपको कोई 1 रुपये का टैक्स नहीं देना है, सिर्फ जो एक्चुअल इनकम है वो बतानी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्लेम टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड क्या होता है? मान लो कि पीएफ के अंदर आपका कोई टीडीएस कट गया, या फिर आपने मान लो एफडी के अंदर आपका कोई एफडी था, उसमें बैंक वालों ने 10% टीडीएस काट लिया, आपका एक्चुअल में कुछ देना बनता नहीं था। तो अगर आपके 2,000 रुपये भी कट गए हैं या 5,000 रुपये भी कट गए हैं तो आपको उसे रिफंड लेना पड़ेगा, और रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर भरनी पड़ती है। तीसरा वाला ऑप्शन बेकार का है कि इनकम और एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ का तो कोई मतलब नहीं है, इनकम प्रूफ के तौर पे निश्चित तौर पे ये आपकी आईटीआर काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग। अगर आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो वहाँ तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप किसी कंट्री का वीज़ा बनाना चाहते हैं, पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर है, तो वीज़ा बनाने अगर आप चाहेंगे तो वहाँ आपसे आईटीआर मांगी जाती है। तो आपको वहाँ पे आईटीआर जब भरनी है तो वहाँ भी यही प्रॉब्लम आएगी कि भाई अगर भरी नहीं होगी और उस टाइम पे वीज़ा लगाने जाओगे तो कहाँ से आप आईटीआर भरोगे? तो अगर आप कंटिन्यू भरते आ रहे हो तो ही तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। तो वहाँ पे ये देखी जाती है कि आप कितने समय से आईटीआर भरते आ रहे हो, ये एक पॉइंट होता है जो वहाँ देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। मतलब क्या हुआ? मतलब मान लो कि इस साल में आपने कोई शेयर मार्केट में लॉस कर दिया, जैसे कि मैं भी करता हूँ, तो जो लॉस आपने कर दिया उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अभी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको ज़रूर इसमें आईटीआर भरनी होगी। अगर भरोगे नहीं तो अगले साल में अगर मान लो आपकी कोई इनकम होती है तो आप उस वाले पुराने वाले लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो सेट ऑफ करने के लिए मतलब पुराने वाले लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मान लो कि आपका 2 लाख रुपए का लॉस हो गया इस साल में,
अब अगले साल में आपकी जो तनख्वाह आएगी, चाहे आप उसमें शेयर मार्केट से ही प्रॉफिट कर लो, तो वो जो 2 लाख का लॉस है ना, वो आप अपने अगले साल के प्रॉफिट में से घटा सकते हो अगर आप इस साल की ITR भरोगे और उस पर लिखोगे कि इस साल मुझे 2 लाख का लॉस हुआ है। तो ठीक है, ये बताना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि पेनल्टी के बारे में। अब मान लो कि आप टैक्सेबल दायरे के अंदर हो, फिर भी आपने ITR नहीं भरी और इनकम टैक्स वालों ने आपको नोटिस भेजा कि भाई साहब मैंने तो देखा है कि आपके क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके बाद भी आपने ITR नहीं भरी, तो फटाफट ITR भर दो। और ऐसे में अगर आपको पकड़ा गया तो फिर आपके ऊपर अप टू 5,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ वो भी ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों के लिए काम की हो सकती है। देखो, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस ले लो, तो इसमें ये देखा जाता है कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तनख्वाह के बेस पे ही आपकी ज़िंदगी की कीमत लगाई जाती है। अगर मान लो कि आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये है, तो आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जितने का कवर आपको चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी देखी जाती है। सैलरी के अकॉर्डिंग ही आपको कवर दिया जाता है। अगर आप 30,000 की सैलरी दिखाओगे या 50,000 की सैलरी दिखाओगे तो ही आपको 1 करोड़ का कवर दिया जाएगा। वरना सोच के देखो कि किसी की तनख्वाह 10,000 है और वो 10,000 वाला मर गया, तो भाई उसके मरने की ज़्यादा संभावना है ना। 10,000 वाला लोअर क्लास में माना जाएगा, और अगर लोअर क्लास वाला मर गया जिसके मरने की संभावना एक 50,000 कमाने वाले से ज़्यादा है, सोशल एनवायरनमेंट में बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई है। बाइक वाला जो है मरने के जो उसके ज़्यादा चांस होते हैं, अगर वही कोई कार में ट्रेवल कर रहा है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं एक्सीडेंट में एक्सपायर होने के। तो इस वजह से आपकी ITR को देख के ही आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। तो ये इंश्योरेंस का कवर भी तभी डिसाइड किया जा सकता है जब वो आपकी ITR देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जिसमें लिखा है कि अगर आपका कोई टैक्स कट गया है, मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, मान लो आपको एक्चुअल में भी पे करना था लेकिन आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया और उसका आपको रिफंड चाहिए, तो आपको ITR भरनी होगी। ठीक है, ये मैंने आपको जो 8 पॉइंट बताए हैं, ये मेन वो पॉइंट है जिनसे ये सहमत होते हैं कि आपको ITR भरनी चाहिए। क्या मैं इसको फॉलो करता हूँ? हाँ, मैं फॉलो करता हूँ। मैं अपने पिता की भरता हूँ, मम्मी की रिटर्न भरता हूँ, अपने रिटर्न भरता हूँ, सिस्टर के रिटर्न भरता हूँ, वाइफ के रिटर्न भरता हूँ, ये सबके रिटर्न भरता हूँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि चाहे मुझे 1 लाख रुपए की इनकम हो, लेकिन वो 1 लाख की इनकम को मैं अपनी ITR रिटर्न में दिखाता हूँ। वो 1 लाख की इनकम मेरी इस साल की वाइट इनकम हो गई। वाइट इनकम दिखा दी। अगले साल में जब अगर मेरे को किसी को अगर मान लो 2 लाख रुपए पे करने हो गए चेक से, तो क्योंकि मैंने ITR में 1 लाख रुपए अपनी वाइट इनकम दिखा रखी है, तो मैं आसानी से किसी को भी वाइट में पेमेंट कर सकता हूँ। तो ये एक ऐसा बेनिफिट होता है जो यहाँ आपको कहीं पे भी नहीं नजर आएगा। जो एक्चुअल में काम करते हैं, बस ये चीज़ उन्हीं को पता रहती है। तो जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है, अगर आपको समझ आया, बताओ 10 में से कितने नंबर दोगे इस वीडियो को? समझ आया? और ये भी बताओ कि क्या आप अपनी ITR भरते हैं? देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। अगर आपकी तनख्वाह आती है, अगर आपकी कोई रेगुलर इनकम है, तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी है? आपको सैलरी दिखानी होती है। अगर आपका बैंक में कोई इंटरेस्ट है वो दिखाना होता है। FD में कोई इंटरेस्ट है वो दिखाना होता है। अगर इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट से कुछ कमाते हैं, जैसे मान लो कि कोई डिविडेंड वगैरह है, वो आपको दिखाना है, वो आप दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती है जो नॉर्मल तौर पे आम लोगों के पास होती है। तो ये तो हो गई पहली वीडियो। इसके बाद में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी ITR को बनाने के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठी करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।